हेलो 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो वापस से हम लोग मिल रहे हैं। वापस से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फटाफट। लास्ट क्लास में हम लोग सीक्वेंस सीरीज का बिल्कुल लास्ट पार्ट कर रहे थे, ठीक है। और उस सीरीज में एक छोटा सा पॉइंट, अभी एक और टाइप बचा था, उसे कवर करते हैं। एंड उसे कवर करने के बाद हम अपने आज के टॉपिक को, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम, उसे स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, तो फटाफट से बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करना है हमें इस लेक्चर के अंदर। उसे शुरू करते हैं, बट सीक्वेंस वाले एक छोटे से पार्ट को कवर कर लेते हैं। अब देखिए, लास्ट क्लास में बच्चों हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे कि डिनोमिनेटर में अगर कई फैक्टर ऐसे आ जाते हैं तो फर्स्ट माइनस लास्ट करके उसको स्प्लिट कर लेते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में ना आए फिर क्या करेंगे? सपोज मेरे पास इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, 1 into 2 into 3 into 4, 2 into 3 into 4 into 5, ऐसा लिखा है। तो कैसे आप स्प्लिट करोगे? तो बेटा मैंने जनरल टर्म लिखा है इसका। चलिए, तो जनरल टर्म क्या आएगा कि सर 1 2 3 मतलब आर आ रहा है पहला टर्म, अगला टर्म आर प्लस 1 है, अगला टर्म आर प्लस 2 है, और उसके बाद आर प्लस 3 है। देयर आर दी टर्म्स, ठीक है जी। ओके, बिल्कुल हमें क्लियर हो गया कि ये है। अब यहां पे क्या है कि एक तो तरीका है मेरे पास, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं, समेशन के अंदर डाल दूं। बट हमें समेशन ऑफ आर की पावर 4 नहीं पता है ना। या तो हम डायरेक्टली आर की पावर 4 वाले को रट के बैठे तो चल जाएगा, बट हमें तो नहीं पता। तो मैं क्या बताता हूं इसमें, आपने एक छोटा सा काम करना होता है इसमें ना। आपने एक चीज मल्टीप्लाई करनी है। देखो अरेंजमेंट देखो, टी आर इज इक्वल, मेरे पास यहाँ पे है आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2 एंड आर प्लस 3, ठीक है बेटा। अब आपने इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है वो बता दो। आपने आर प्लस 3 के बाद अगला टर्म क्या होना चाहिए था कि सर दैट वाज आर प्लस 4 होना चाहिए था ना। आर प्लस 4 किया मैंने, माइनस इससे आर से पहले वाला आर माइनस 1 होना चाहिए था, तो मैंने आर माइनस 1 किया। देखो देखो बच्चों, क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर है? आर प्लस 3 से अगला टर्म और आर से पीछे का टर्म ये ले लिया अपन ने, खत्म खेल। अब इससे क्या हो जाएगा कि अब आपने क्या करना है, इस पूरे को पहले आर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस पूरे को आर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक टर्म आएगा आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2, आर प्लस 3, आर प्लस 4। एक तो ये आएगा बेटा, माइनस आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3। एक टर्म ये आएगा। क्या बोलते हो? देखो ठीक है, टी आर। लेकिन आपने यहां पर आर प्लस 1 एक 5 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दिस इज 5, और 5 अगर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है तो आपको 5 को डिवाइड में भी डालना पड़ेगा, ठीक है जी। आपको 5 को डिवाइड में भी डालना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, लेट्स सी, क्योंकि भैया ये मैंने ले लिया 1/5 बिल्कुल होल के था। तो अब हम चल रहे हैं समेसन पे। तो जब आप T1 करोगे, 1/5 अब मैं सबके बाहर ही रखा, 1 पुट करोगे तो ये क्या आएगा कि सर 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 आएगा, माइनस 0 आएगा इसमें 1 पुट करने पर। प्लस जब मैं यहाँ 2 पुट करूंगा तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, माइनस जब यहाँ 2 पुट होगा तो ये आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, प्लस अब मैं यहाँ 2 पुट हो गया क्योंकि 1 पुट यहाँ हो गया था, 2 यहाँ पुट हो गया। अब 3 पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है। माइनस 3 पुट कर रहे तो 2 से शुरू होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है जी। ये सीरीज कुछ इस तरीके की चल रही है। और लास्ट वाले में क्या बचेगा? लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में मेरे पास जो बच रहा है वो बचेगा n-1, यहाँ पे लेते हैं n+1, 2n+1, सॉरी नॉट 2n+1, n+2, n+3,
n plus 4 minus minus n minus 1 and n plus 1 n plus 2 n plus 3 ये बच रहा है भाई लास्ट में। तो बेटा अब यहां से फिर से ऐसे ही कटने लग जाएंगे सीरीज कि हाँ सर बिल्कुल कटेंगी। कैसे कट रही है कि जो पहला टर्म है वो सेकंड के सेकंड वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म यहां किसी टर्म से कैंसिल हो गया होगा। करेक्ट है ना? बिल्कुल। दूसरे वाले का पहला तीसरे के दूसरे से कट रहा है, तो ऐसे ही ये वाला भी कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। तो अकेला ये बच जाएगा क्योंकि अगले के से होना था लेकिन बच गया ये। और यहाँ पर ये वाला जीरो इधर था, ये भी नहीं हुआ, ये भी बच गया। तो आंसर आ गया 1/5 टाइम्स ये बचेगा। n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus 4 दिस इज द आंसर डिवाइड बाई 5। ये आपका आंसर हो गया। देखें बच्चों, क्लियर है बात? तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है और ये आ रहा है। करेक्ट है? चलिए फटाफट से अब हम ये हमारा कंप्लीट होता है सीक्वेंस। नाउ वी विल मूव ऑन बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल एक्सप्रेशन आज का ये चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सीक्वेंस में बेटा स्पेशल सीरीज वाला पार्ट था हमारा एपीजीपी और ये कवर कर लिया हमने। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होगा, लेट अस सी। बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास यहाँ पर जो आएगा उसे देख लेते हैं। जो भी दो अलाइक टर्म लिखे हैं, सपोज 2x प्लस वाई, दोनों ही अलग अलग डिफरेंट टर्म्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो सकते, मिक्स नहीं हो सकते। ये हो गया 2x प्लस वाई। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये भी बाइनोमियल हो गया। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम किसे कह रहे हैं, जहां पर सिंपल दो टर्म्स हैं, ठीक है, उसे बाइनोमियल कहते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप कि रूट एक्स प्लस 5, ठीक है, 3x² माइनस 2y, 3/5x² प्लस 7/6x, ये सब बाइनोमियल के एग्जांपल्स। ठीक है बेटा? तो नाउ व्हाट इज द बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम ये है कि binomial theorem, the formula by which any positive integral power of a binomial expression which can be expanded in the form of series is known as binomial theorem. This theorem is given by Newton. न्यूटन ने हमें एक सीरीज दी। अब वो सीरीज क्या दी कि अगर मेरे पास दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसकी पावर n है, तो इसको आप कैसे एक्सपेंड करोगे, उसके ऊपर आते हैं। तो हो क्या रहा है यहां समझते हैं बेटा, ये होता है NC0 और x की पावर n। ये अभी मैं समझाऊंगा इसको पूरे को। ये अब व्हाट इज द NC0, अब ये बिल्कुल नया टर्म है आपके लिए। पहले अभी लिख देते हैं एक बार, थोड़ा सा दिमाग में बिठाते हैं। NC1 0 1, x की पावर एक कम हो जाएगा और y को एक मिल जाएगा, y की पावर 1। फिर NC2, तो x की पावर 2 कम हो जाएंगे n में से और y की पावर 2, y को 2 मिल जाएंगे। NC3, तो x की पावर n माइनस 3 हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज NCn, तो x की पावर 0 हो गया लेकिन y को पूरा का पूरा n प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा? तो यहां से कुछ ऐसे आता है, कैसे आता है, वो ये आता है कि जो NCR है, ठीक है, NCR को हम सिंप्लीफाई करते हैं n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग NCR। ठीक है, NCR। नाउ व्हाट इज द फैक्टोरियल? मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, सपोज देयर इज 4 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। n फैक्टोरियल मतलब इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। 4 फैक्टोरियल फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है।
6 फैक्टोरियल सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, लो भाई दिस इज 6 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो गया, तो फैक्टोरियल आई थिंक क्लियर होगा। एनसीआर, एनसीआर इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r। लेकिन एक स्पेशल जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर हम कंसीडर करते हैं, तो आप इसको याद करके रखें। ठीक है जी, ओके। जब 0 फैक्टोरियल ये हो गया, तो बेटा यहां से अब अपन थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एनसी जीरो क्या होगा। कि सर एनसी जीरो ना हमेशा 1 होगा। और बेटा क्योंकि कुछ कुछ सॉल्व कर रहे हैं अपन, एनसी 1 क्या होगा, ये एन के बराबर ही आ जाएगा फॉर्मूले पुट करने के बाद। एनसी 2 क्या होगा कि सर एन माइनस 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 होगा। ध्यान देना, दो मतलब दो बार ऊपर से आप दो बार पीछे जाएंगे, 2 कदम पीछे, एक खुद और एक और स्टेप लेंगे, नीचे 1 इंटू 2, 2 कदम आगे जाएंगे। अगर कहीं NC3 हो जाता है तो आप 3 स्टेप जा रहे हो, n माइनस 1 n माइनस 2, 3 स्टेप पीछे जा रहे हो, लेकिन नीचे में 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 स्टेप आप ऊपर जा रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये फैक्टोरियल थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको गेम, कि हाँ सर अगर NC5 आ जाए तो मैं कहूंगा n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4। ये लो भैया कितने कदम हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। नीचे आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। क्लियर है बात? ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी बच्चों। हाँ, बस इसको सॉल्व करते टाइम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब इसमें कुछ स्पेशल बातें वो भी देख लो कि NCR बराबर होता है NCN माइनस R की। मतलब स्टार्टिंग वाला और एंड वाला दोनों क्या होंगे, सेम सेम होंगे। ठीक है, ये चीज यहां पर हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आप फॉर्मूले में पुट कर दो, R की जगह n माइनस आर पुट करो, तो यहाँ n माइनस आर पुट करेंगे तो ये तो R बन जाएगा और ये n माइनस आर बन जाएगा। तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? कि हाँ सर बिल्कुल बराबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे बोल सकता हूँ कि NC0 बराबर होगा NCN के, NC1 बराबर होगा NCN माइनस 1 के, NC2 बराबर होगा बेटा NCN माइनस 2 के, ना। तो ये भी ध्यान रखना होगा हमें, बस इतनी सी बात है। और ये न्यूटन ने ये फॉर्मूला दे दिया। एंड एक और मीनिंग इसका बाहर आता है, उसको भी आप समझ लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। मीनिंग ये है कि मैं ऐसे सोच सकता हूं कि मेरे पास दो लोग हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई दो लोग हैं, और ये जो पावर एन है, इस एन को, मतलब मेरे पास एन आइटम्स है, इस एन को मुझे इन दो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, दो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बेटा पहला कि एन में से जीरो जो है वो वाई को दिए, वाई की पावर क्या है, जीरो, हमने जीरो वाई को दिए, तो एक्स को पूरे दे दिए। NC0 इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग वाई की काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, आप चाहो तो एक्स की काउंटिंग भी मान सकते थे, NCN कर देते, बट सीक्वेंस में ऐसे ही रखना है। तो ये सीक्वेंस ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया बाइनोमियल का। ठीक है, अब बात करेंगे NC1, इसका मतलब एक जो है वो वाई को दे दो, और बाकी जो n माइनस 1 बचे वो x को दे दो। देखो पावर में समझ रहे हैं बात आप? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लगा हुआ है, लास्ट में NCN पूरा y को दे दिया। तो ये लो भैया, ये कहानी आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये बाइनोमियल को आप ऐसे याद रखेंगे कि जब भी किसी बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करना होगा तो हम इस फॉर्मूले के दम पर उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब और देखो, जिसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। कि सर सपोज देयर इज x प्लस वाई की पावर n, जो है हमारे पास वो क्या है, वो है NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1, प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई की पावर 2, प्लस से लेकर NCN माइनस 1 x की पावर 1 y की पावर n माइनस 1, प्लस NCN, तो x हट गया, y की पावर n बच गया पूरा। ठीक है जी, ये लो। अब बेटा यहां अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे,
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात आती है तो वो ये आ जाएंगे कि यार 0 से शुरू हो रहा है n तक, तो 0 काउंट करके तो एक बढ़ जाता है, देयर विल बी n+1 टर्म्स। ध्यान रखना कि जब भी, कि देखो आप क्वाड्रेटिक में आप देखते हो तो 3 टर्म होते हैं, है ना, क्यूबिक में देखते हो तो 4 टर्म आते हैं क्यूबिक में। ठीक है बेटा, ये आ गया। उसके बाद आता है जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म, जनरल टर्म। तो बेटा जनरल टर्म हमने कैसे डिफाइन किया, यहां ये थोड़ा सा समझेंगे हम कि बाइनोमियल का जो जनरल टर्म है वो कैसे डिफाइन होगा। कि सर जनरल टर्म ना, आप किसी नंबर पे नजर डालते हैं, सर यहां देखो ये कौन से नंबर का है, कि 3 नंबर का है, दिस इज T3। क्या है, T3 है। T3 में यहां क्या आया है, यहां 2 आया है, मतलब एक कम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कि सर n-2, मतलब यहाँ जो है वही n में से घटेगा और y की पावर वही आएगा। तो बेटा अगर मैं TR की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, NCR-1 आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है। हाँ जी, और x की पावर क्या आएगा, n-r+1 हो जाएगा और y की पावर r-1 हो जाएगा। ऐसा हमारे पास जनरल टर्म नजर आएगा, यस और नो। हाँ सर बिल्कुल नजर आएगा, लेकिन देखने में ना बहुत अजीब सा हो गया, इसको याद करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अब बेटा याद करना डिफिकल्ट हो गया तो मैं एक काम करता हूं, इसकी बजाय मैं इसको ना TR+1 डिफाइन कर दूं, TR+1 डिफाइन कर दूं। TR+1 क्यों, कि बेटा यहाँ ना देखने में सुंदर हो जाए, R+1 में से एक कम करेंगे, देयर विल बी द R, है ना, तो NCR, और x की पावर क्या आएगा, n-r आएगा, और y की पावर क्या आएगा, r आएगा। ओह ये सुंदर लग रहा है ना, ये थोड़ा सा सुंदर सा लग रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जनरल टर्म ऊपर वाला रखे कि नीचे वाला रखें, तो हमने नीचे वाले को प्रायोरिटी दी। हमने कहा दिस विल बी जनरल टर्म, दिस विल बी जनरल टर्म, ये, और इसको नहीं लिया, इसको नहीं लेंगे भाई, है ना, इसको नहीं लेंगे। तो जनरल टर्म इसको फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब इसको हम फॉर्मूला याद रखेंगे कि TR+1, तो R की वैल्यू यहां यूज कर रहे हैं, तो हम जनरल टर्म में R+1 यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देयर विल बी NCR x की पावर n-r इंटू y की पावर r। हर बार हम टर्म्स को इस तरीके से लेकर चल रही हैं। ऑलराइट, ठीक है सर, जनरल टर्म हो गया। ये कौन सा टर्म हो गया, ये है R+1nth टर्म, R+1nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है ना, स्टार्टिंग से। अब इसी में अगर मैं पीछे से बात करूं, पीछे वाले टर्म से बात करूं, मैं कहूंगा rth टर्म फ्रॉम, rth टर्म फ्रॉम एंड, rth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, इज इक्वल्स टू n-r+2th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। अब आप कहेंगे सर ये क्या बवाल है, हाँ जी भाई बिल्कुल बवाल ही है। पहले का ये जो ना ये वाला, इसको कैसे लिखा होगा, कि सर ये ना TN+1 आया होगा, यस और नो। हाँ जी सर, तो अगर तुमने R की वैल्यू 1 पुट की, R की वैल्यू 1 पुट की, मतलब पहला टर्म फ्रॉम एंड 1 पुट करो, तो 2-1, क्या ये n+1n टर्म बन रहा है, हाँ सर बिल्कुल सही बन रहा है। इसका मतलब जब भी मुझे rth टर्म फ्रॉम एंड निकालना होगा तो n-r+2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब इस वाले फॉर्मूले से निकालूंगा। ठीक है, कौन से नंबर का टर्म निकालूंगा मैं, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से ये वाले नंबर का टर्म निकाल लूंगा, दैट विल बी rth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, ऐसे याद रखना हमने। अच्छा इसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो पावर है, देखो पावर का सम हमेशा कितना है, n ही रहेगा, हर जगह पर टोटल पावर हमारी n रहने वाली है सभी वेरिएबल्स पर। ठीक है, NC0, NC1, NC2, NC3, इनको हम क्या बोलते हैं, NC0, NC1 से लेकर NCn आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात, कि हाँ सर बिल्कुल
क्लियर हो गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगी। जनरल टर्म हमारा tr+1 से डिफाइन किया जाएगा एंड tr+1 जो है वो ncr x की पावर n माइनस आर y की पावर r को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको आइडिया लगे। राइट द एक्सपेंशन ऑफ, इसका एक्सपेंशन निकालना है। तो भाई सर कुछ नहीं, यहाँ तो एक्सपेंशन अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि सर 5c0, ठीक है, इंटू 3x की पावर 5 आ जाए प्लस 5c1 3x की पावर 4 आएगा और 2/x की पावर 1 आएगा। अगला 5c2 3x की पावर 3 बचेगा और 2/x की पावर 2 आ जाएगा। अगला 5c3 तो 3x की पावर अब 2 आ जाएगा और 2/x की पावर 3 आ जाएगा। 5c4 3x की पावर 1 आ जाएगा एंड 2/x की पावर 4 आ जाएगा। एंड 5c5 का मतलब 2/x की पावर 5। क्लियर है भाई? देखो कि हाँ जी सर, बिल्कुल इसी तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। अब बेटा यहाँ पे ना आप लोग इन चीजों को छोटे मोटी वैल्यूज ध्यान रखो कि हमें पता है 5c0 तो 1 ही है, 5c1 5 होगा, n हो जाता है, 5c2 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5c3 तो 5c2 के बराबर आना चाहिए, दैट विल बी 10। बस आधे ही निकालने होते हैं, आधे तो अपने आप पता ही है, ये वापस 5 आ जाएगा, उल्टा होता चला जाता है, 5c5 1 आ जाएगा वापस। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 3x की पावर 5 पहला प्लस 5 टाइम्स 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 इंटू x की पावर 4 है, नीचे 1 है तो x क्यूब आ जाए। 5 से 2 10 हो जाता है, 3 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया इंटू x की पावर 3 x की पावर 2 अकेला x बचे। 5 से 3 अगेन 10 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब हो जाएगा बेटा, अपॉन में एक x आ जाएगा, क्यूब ज्यादा है 2 कम है, ये 5 आएगा, 3 की पावर 1 2 की पावर 4 लेकिन नीचे x का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 5/x की पावर 5 आ जाएगी। लो देखो 5 3 के बाद 1 फिर डिवाइड में फिर ऐसे, ये हमारे पास एक्सपेंशन हो गया किसका, 3x प्लस 2/x की पावर 5 का एक्सपेंशन है ये, और इसको हम कुछ इस तरीके से एक्सपेंड कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, लेकिन एक्सपेंशन के बाद ही तो खैर मजा आएगा, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उसके बाद ही बनेंगे। अगला, राइट फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, हो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल्स टू 11 माइनस 4 प्लस 2th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है भाई, फ्रॉम बिगिनिंग बोल सकते हैं अपन। कितना आया, 11 प्लस 2 13 माइनस 4 9 आ जाएगा, है ना, 9th टर्म आ जाएगा 9th। तो T9 क्या होगा, T9 तो एक कम आ जाएगा, मतलब 11C8 और x की पावर 11 माइनस 8 आता है फर्स्ट टर्म में, और 3/x² की पावर 8 आ जाएगा सेकेंड टर्म में, पावर जो r होता है वही आ जाता है। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी आपको करनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिस करने के बाद आप ज्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे इन सारे के सारे टर्म्स के साथ में। तो ये क्या बन गया मेरे पास यहाँ पर बच्चों, देखो इधर ये बन गया हमारे पास 11C8, देखा जाए तो 8 9 10 11, 11C3 तो हुआ, दिस इज इक्विवेलेंट टू 11C3, हाँ जी सर, x की पावर भी 3 बन गया, और यहाँ 3 की पावर 8/x की पावर 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, और 11 माइनस 8 3, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 13 बच जाएगा, एंड 11C3 को सॉल्व करना है तो 11 इंटू 10 इंटू 9 9 10 11,
1 इंटू 2 इंटू 3, ये लो भाई 11c इसका आ गया, 3 की पावर 8 आ गया, एंड डिवाइड बाय x की पावर 13 आ गया। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। 3 3 जा 9, आप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल। ठीक है भाई, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड हमने निकाल दिया, और जो कि हमारा स्टार्टिंग से 9 टर्म के बराबर आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं। आगे आगे देखो क्या कह रहा है ये। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 इन द एक्सपेंशन ऑफ दैट। अब बेटा, अब कहानी शुरू हो रही है कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने की। एंड अगर आप पीवाई क्यूज में देखोगे, आइदर मेंस में आइदर एडवांस में, तो यू विल गेट कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोफिशिएंट से रिलेटेड ही पूछे गए। बाइनोमियल में है ही यही सब कुछ। तो x की पावर 17, तो कोफिशिएंट निकालने का जो प्रोसीजर है वो है, आप सबसे पहले उसका जनरल टर्म लिखिए। जनरल टर्म tr+1 विल बी 10cr, और यहां आएगा x/3 की पावर 10 माइनस r इंटू 2x² की पावर r आ जाएगा। क्लियर है बात सभी लोगों को? कि हाँ जी बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होगी मेरे हिसाब से। अब आगे क्या बनेगा बेटा, यहां पे देखो, अब आपने x को एक साथ करना है पहले ना। 10cr तो ठीक है, 2 की पावर r कोफिशिएंट ऊपर आ रहा है, और 3 की पावर 10 माइनस r यहां पर आ रहा है। ठीक है, और x की कितनी पावर बन जाएगी कि सर x की पावर 10 माइनस r न्यूमरेटर में है, और हाँ, और x की पावर 2r ऊपर ही है, टोटल ना, टोटल ऊपर ही है। x की पावर 10 माइनस r प्लस 2r, 10 माइनस r प्लस 2r। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। तो ये 10 प्लस r हो गया बेसिकली, देखा जाए तो 10cr, 2 की पावर r, 3 की पावर r माइनस 10, उल्टा कर दो, और यहां x की पावर 10 प्लस, एंड दिस इज tr+1। आपने जनरल टर्म x की पावर में ऐसे लिखना होता है। हर बार आप x की टोटल पावर लिखोगे। अब वो आपसे कह रहा है कि ये बताइए कि इसमें x की पावर 17 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो मैं कह रहा हूं कि भाई t प्लस आर को कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। t प्लस आर 17 होगा तो r की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। सही बात है ना, r की वैल्यू 7 हो जाए तो ये 17 हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 17 का मतलब कोफिशिएंट तो ये आएगा ना। तो आंसर क्या आएगा कि सर आंसर ना हमारे पास ये आएगा 10c7, 2 की पावर 7 एंड 3 की पावर -3। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। कैलकुलेट द कोफिशिएंट। तो कई बार हो सकता है ऑप्शंस में कुछ इसी तरीके से लिखा हो डिवाइड में, या फिर छोटी वैल्यू होगी तो सिंप्लीफाई करके भी वो लिख सकता है। बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो मे बी वो सी के टर्म्स में भी आंसर में छोड़ सकता है। ठीक है जी, क्लियर है बात यहां तक? सारे लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अगला क्या कह रहा है, अगला देखो। अगला ये कह रहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दैट। इसके एक्सपेंशन में टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। कहने का मतलब उसमें एक्स नहीं होना चाहिए। तब भी आप क्या करेंगे कि सिर्फ जनरल टर्म ही निकालेंगे। आप फटाफट से tr+1 फाइंड आउट करें। tr+1 फाइंड आउट का मतलब हो गया 9cr। यहां पर आया 3/2x², ये पहला टर्म है, एंड दैट इज 9 माइनस r आया इसका, और -1 अपॉन जो 3x लिखा है इसकी पावर में r आ जाए। ठीक है, अब x को अलग करो, r को बिल्कुल वो बाकी टर्म अलग करो। 9cr इंटू, देखो बेटा 3/2 की पावर तो हमें पता ही है कि 3/2 की पावर तो 9 माइनस आर लिखा है, हटाओ इसको, 9 माइनस आर लिखा है, और -1/3 की पावर भी क्या लिखा है कि सर इसकी पावर आर लिखा है, इसको भी हटा दो, है ना, इसको भी हटा दिया हमने। अब बचा x,
तो x की पावर टोटल यहाँ कितना है 18 माइनस 2r, 18 माइनस 2r है। और बेटा ये नीचे है ना x, तो माइनस r हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस r है। सो नाउ दिस इज 18 माइनस 3r, दिस विल बिकम 18 माइनस 3r। अब tr प्लस 1 हमने इस तरीके से लिख दिया। मैंने कहा ना कि सबसे पहले आपने ना जनरल टर्म फाइंड आउट करना है। जनरल टर्म फाइंड आउट हो गया, उसमें सिंप्लीफाई करने के बाद x की टोटल पावर अलग करनी है, जो कि आपने अलग कर दी है। अब ये जो x की पावर टोटल अलग की है, यहां से क्या कहा है उसने, इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 18 माइनस 3r शुड बी इक्वल्स टू 0, है ना। 18 माइनस ये 18 माइनस 3r क्या हो जाए कि सर ये 0 हो जाए तभी काम चलेगा। हमने 0 कर दिया, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। r की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। तभी तो हमारे पास 6 आ जाएगी, तभी तो ये वाला पार्ट 0 होगा कि हाँ सर, तभी हमें x की पावर 0 मिल पाए। ऑलराइट, तो भैया ये अब क्लियर हो गया। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सा टर्म आ गया, t7, t7 will be independent of x, इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्लियर है बात, बताइए कुछ पूछना है तो। कोई भी नंबर का कोफिशिएंट निकालना, x की पावर 5, x की पावर 10, x की पावर 20, तो जनरल टर्म फाइंड आउट करना है, x की टोटल पावर लिखना है। x की टोटल पावर लिखने के बाद उस पावर को जो भी पूछा है उसके बराबर कर दो, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात आएगी तो उस पावर को, जो पावर आई है, उसको 0 के बराबर कर दो, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है, मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, फटाफट से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 बताइए इन दिस एक्सपेंशन। अब अभी तक जब हमने थ्योरी पढ़ी तो बहुत सुंदर लग रहा था कि वो कितना आसान है या तो एक सिंपल सा बाइनोमियल दे रखा होगा, उसमें से एक्सपेंड करना है, जनरल टर्म लिखना है। लेकिन भाई साहब जरूरी नहीं है कि हर बार वो एक बाइनोमियल ही देगा, हो सकता है 2-3 बाइनोमियल मल्टीप्लाई में दे दे, बट देयर इज अ ट्राइनोमियल एंड बाइनोमियल, है ना, 3 टर्म वाला दे दिया और ये दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। जेई एडवांस में तो 3 बाइनोमियल से पूछा था, हालांकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बट इजीली हो जाता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। बट आपको पता है एडवांस का सवाल है तो लेंदी तो होगा ही थोड़ा सा ना, इसलिए वो आपकी स्पीड भी चेक करना चाहते हैं कि आपकी वहां पर स्पीड कितनी है। स्पीड के साथ में एक्यूरेसी की चेकिंग भी हो जाती है कि जब कोई स्पीडली क्वेश्चन करेगा तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है, नहीं है। ठीक है, तो बेटा इसमें आपने कुछ नहीं करना, जो बाइनोमियल है उसे एक्सपेंड कर दो। अच्छी बात यह कि इसमें बाइनोमियल नहीं लगना है, इसमें सिर्फ बाइनोमियल लगना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर लिया और यहां एक्सपेंड किया मैंने 11c0 x की पावर 22 हो जाएगा, है ना। 11 x स्क्वायर का पावर 11 आ जाएगा ना यहाँ, हाँ जी, प्लस 11c1, तो x की पावर कितना आ रहा है कि सर 11 माइनस 1 आएगा, मतलब 10 आएगा। 10 आने का मतलब 10 इंटू 20 हो जाएगा, और 5 अपॉन एक x आ जाएगा, प्लस अगला देखो 11c2, x की पावर कितना बनेगा कि सर 18 आ जाएगा, दो दो को गैप ही चल रहा है ना, 18 आ जाएगा, और 5 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, और हमें तो x की पावर 7 चाहिए बेसिकली, तो ये ऐसे चल रहा है। लेकिन बेटा यहाँ पे ना ढूंढ पाना x की पावर 7 वो थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मुझे। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा टर्म आ रहे हैं ना, ये तो 7 से बहुत ज्यादा टर्म आ रहे हैं, पीछे से टर्म्स क्या बनेंगे उन्हें भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके लिख देता हूँ। लास्ट टर्म क्या बनेगा कि सर लास्ट टर्म बन रहा होगा 11c11, क्या बन रहा होगा 11c11, 11c11 5 अपॉन एक्स की पावर 11, ये बन रहा होगा। तो यहाँ तो अपॉन में एक्स की पावर 11 आ गया। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, ढूंढना है बेटा कि 1 इंटू 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1 मल्टीप्लाई हुआ होगा एक्स की पावर 7 वाले के साथ में, 2x किससे मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 6 वाले के साथ में, और 3x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 5 के साथ में, तभी तो 7 बनेगा। हाँ जी बिल्कुल यही है, लेकिन इसमें से ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है, थोड़ी सी बड़ी लेंथी सीरीज लिखी है ना। मल्टीप्लाई तो ऐसे ही होना है कि 1 पहले सबके साथ जाए, लेकिन हमें कौन सा पकड़ना है, 1 के साथ में x और 7 पकड़ना है। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इसका जनरल टर्म लिख रहा हूं 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर, और मैंने इसका लिख दिया जनरल टर्म 11CR, है ना, 11CR एक्स स्क्वायर की पावर 11 माइनस आर और 5 अपॉन एक्स की पावर आर, ये मैंने जनरल टर्म लिख दिया। इससे फायदा होगा बहुत सारा। 11CR इंटू एक्स की पावर टोटल कितना आ रहा है, सो देयर विल बी द 22 माइनस 2r माइनस आर, तो देयर विल बी माइनस 3r, ठीक है। ठीक है सर, ये आ गया, एंड 5 की पावर आर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है बेटा। ओके, अब मैं ये कहूंगा आपसे, मैं ये कहूंगा कि अगर मुझे x की पावर 7 कंप्लीट करना है, अगर मुझे x की पावर 7 कंप्लीट करना है तो 7 कैसे होगा, कि सर 7 ऐसे होगा जब ये 7 हो जाए, ठीक है, जब ये 7 हो जाए। क्या ये 7 हो सकती है, 22 माइनस 3r कैन बी इक्वल्स टू 7, तो मैंने लिखा 3r बराबर 22 माइनस 7, तो इट विल बी 15, कितना आएगा, 15 आ जाएगा। r की वैल्यू 5 आ गई। अब अगर जब x की पावर 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने से होनी चाहिए बेटा, x की पावर 6 से, 7 आ जाएगा। क्या 22 माइनस 3r 6 हो सकता है, कि 3r बराबर 16 बचेगा, तो r नहीं हो सकता ना, r इज इक्वल टू 16/3, तो ये तो इंटीजर ही नहीं है, r तो इंटीजर होता है ना 1 2 3 4। अब स्क्वायर वाला x की पावर 5 से बढ़ेगा, क्या 22 माइनस 3r 5 हो सकता है कभी, कि सर 5 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3r जो है 22 माइनस 5 17 आ जाएगा, तो ये भी नहीं आया, r 17/3, ये भी गड़बड़ हो गया ना। तो इसका मतलब अगर मैं x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकाल रहा हूं, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगी ना इनके साथ में, तो सिर्फ 1 जब x की पावर 7 से मल्टीप्लाई होगा तभी हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या करना है जरा बताइए, क्या आंसर आएगा बेटा, सिर्फ r इक्वल्स टू 5 लेने पर, r इक्वल्स टू 5 लेने पर, तो यहां पर कितना आ जाएगा 11c5, ठीक है, और 5 की पावर 5, 11c5 और 5 की पावर 5, उस टाइम पे यहाँ x की पावर 7 बन रहा होगा, ठीक है, और इंटू 1 क्योंकि उधर 1 था। अगर इसके साथ वाला पेयर अगर आता तो ये 2 और आ जाता एक्स्ट्रा कोफिशिएंट में, इसके साथ वाला पेयर भी कुछ आ जाता आर की कुछ वैल्यू लेने पर, तो ये -3 भी आ जाता मल्टीप्लिकेशन, बट इनसे तो आ ही नहीं रहा ना, इनके मल्टीप्लिकेशन से तो कभी भी x की पावर 7 आएगा ही नहीं, जिसका मतलब सिर्फ x की पावर 7 एक ही बार आ रहा होगा इस सीरीज के अंदर, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बात यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट से। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगले कुछ एक्सपेंशन हैं उन्हें हम थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा काम के एक्सपेंशन हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन, देखो बेटा बाइनोमियल अभी हम पढ़ ही रहे थे, उसी बाइनोमियल में ये स्पेशल वाले भी ना थोड़े से याद रहने चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा कि सर एन से 0 आएगा, लेकिन अब एक्स की पावर एन जो करते थे वो तो नहीं आएगा, वो तो 1 है, तो अगला टर्म एन सी 1 करोगे तो भी एक्स की पावर 1 आएगा, क्योंकि 1 की पावर एन माइनस 1, 1 तो नेग्लेक्ट हो गया ना, कि हाँ सर, तो x प्लस वाई में भी बस आपको रिप्लेस करना है, x की जगह 1 y की जगह x, एन सी 2 एक्स स्क्वेयर, एन सी 3 एक्स क्यूब, एन सी 4 एक्स
की पावर 4 एन सी एन एक्स की पावर एन। देखो कितना सुंदर एक्सप्रेशन ना, कितना सुंदर एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं दूसरा कि सर 1 माइनस एक्स हो गया तो क्या करेंगे? तब भी कुछ नहीं करना बेटा, बस साइन विल बी अल्टरनेटिव। एन सी 0 एन सी 1 एक्स माइनस एन सी प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस एन सी 4 एक्स की पावर 4 माइनस एन सी 5 एक्स की पावर 5 से लेकर -1 की पावर n, क्योंकि हमें पता नहीं है n की वैल्यू x की पावर n। ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट वाले टर्म की वैल्यू नहीं पता। n इवन होगा तो यहाँ प्लस आएगा और n ऑड होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, इस वजह से मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब जब ये वाली चीज है, दोनों को जोड़ने से क्या होता है वो भी देख लो कि सब जब जोड़ते हैं ना दोनों को, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा? ट्वाइस हो जाएगा बेटा, और ये जीरो वाला पार्ट बचेगा, 0 प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वेयर एन सी 4 एक्स की पावर 4 एन सी 6 एक्स की पावर 6 एन सी, अब ये डिपेंड करेगा लास्ट वाला टर्म तो इवन और ऑड है ना कि कौन सा बचेगा। ऐसे ही अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर एन में से 1 माइनस एक्स की पावर एन को अगर मैं घटा दूंगा तो भाई ट्वाइस होके आएगा। देखो ये वाले आएंगे, ये कट जाएंगे, तो एन सी 1 एक्स एन सी 3 एक्स क्यूब एन सी 5 एक्स की पावर 5, ये वाले टर्म्स मेरे पास बच जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल केसेस है जहां पर आपको ये वाली चीज ध्यान में रखनी होगी ऐसे। ठीक है बेटा, तो अब एक और चीज यहां पर कुछ फाइंड आउट करने को आती है और वो क्या है इसको समझते हैं। यहां पर एक और चीज फाइंड आउट करने को आती है और वो क्या है देखो। अब क्योंकि जब इस सीरीज की बात हो ही रही है तो मैं यहां पर डायरेक्टली उसको कंप्लीट कर दूं। बेटा अगर मैं इसमें x की जगह 1 डाल दूं, ठीक है, फॉर फाइंडिंग एक टर्म पूछा जाएगा आपको, सम ऑफ कोफिशिएंट। हर टर्म के जो कोफिशिएंट हैं उनको जोड़ के क्या आएगा, मतलब ही इज आस्किंग दैट कि अगर मैं कोफिशिएंट को जोड़ दूं तो बताओ क्या आएगा। अगर मैं NC0 NC1 NC2 से लेकर NCN कर दूं तो क्या आएगा। अब आपका दिमाग क्या दौड़ेगा, आपका दिमाग कहेगा कि सर हमने तो ये वाली चीज यहां पढ़ी थी, और सर इस वाली चीज में क्यों ना मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूं डायरेक्टली। हाँ जी, 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1 की पावर n, मतलब ये तो 2 की पावर n होगा सर। देयर विल बी 2 की पावर n, और देखो कितना सुंदर सा एक्सप्रेशन आ रहा है, देयर में 2 की पावर n। ऐसे ही अगर मैं इस वाले में x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा कि सर x की जगह 1 पुट करेंगे तो देयर विल बी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम कि NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, ये वाला जो टर्म है दैट विल बी 0। तो अब ये 0 हो गया तो इसमें और क्या चीजें निकलेंगी कि सर ये 0 हो गया है तो एक काम करते हैं, इवन वाले अलग ऑड वाले उधर भेज देते हैं कि हाँ जी ये भी आ जाएगा कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 ये इधर रहेंगे, और NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 ये इधर रहेंगे। यस और नो बच्चों कि हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब इसको मैं और भी चीज बोल सकता हूँ कि एक काम करते ना, 2 की पावर n है उसका आधा बोल दो ना इसको, 2 की पावर n माइनस 1, दिस विल बी हाफ ऑफ दैट। सही है, देखो ये दोनों चीजें बराबर हो गई, तो जब इन दोनों को जोड़ते हो एक साथ मिक्स करते हो
2 की पावर n आता है ना, दिस विल बी ना 2 की पावर n by 2, 2 की पावर n होल डिवाइड बाई 2, सही है। तो ये चीज आ गई अपने पास, तो हम यहां पर ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक शॉर्टकट समेशन के लिए मैं लिख देता हूं कि समेशन ऑफ जो एनसीआर होता है दैट विल बी 2 की पावर, लेकिन कब, जब r की वैल्यू 0 से n चल रही है। तो समेशन ऑफ एनसीआर में कई जगहों पर यूज करूंगा, कई क्वेश्चंस में यूज करूंगा, दैट विल बी लाइक दैट, डायरेक्टली एनसीआर बराबर 2 की पावर n यूज कर लूंगा मैं। और अगर 1 से शुरू होगा तो 2 की पावर n, तो इसी में अगर मैं ऐसे बोल दूं कि r की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है तो एनसीआर क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली 2 की पावर n -1 कर दूंगा फिर मैं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं कई जगहों पर यूज करूंगा आगे चल के, बट अभी हमारे लिए इतना ही काफी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दिस एक्सपेंस। अभी अभी तो हम बाइनोमियल पढ़ रहे थे, ये क्या धोखा है भाई, सवाल तो धोखा कर रहे हैं कि सर एक तो ये 4 टर्म दे दिए इसने बिना बात, देयर आर 4 टर्म्स, ये तो लफड़ा कर दिया इसने ना। तो अब क्या किया जाए कि काम करते हैं या फैक्टराइज करके देखते हैं, शायद कुछ हो रहा हो, मे बी हमें कुछ तसल्ली मिल जाए कि हाँ जी हो तो रहा है। 1 माइनस 2x को एक तरफ कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2x एक और हो जाएगा, एंड देयर होल रेज टू पावर 7। आगे अगर आप देखते हो तो दिस विल बी 1 माइनस 2x की पावर 7 अलग हो जाएगी, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7 अलग हो जाएगी। क्या बोल, लो भाई अब आपके पास दो बाइनोमियल लिखी हुई है, अगर अगर ये फैक्टराइज नहीं होता तो भाई बाइनोमियल थ्योरम वाला फंडा तो मैं लगा ही नहीं पाता, फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ता, शायद हम मल्टीनोमियल पे चल रहे होते, है ना, कि भाई एक से ज्यादा टर्म है। तो यहां तक बात क्लियर होगी, इसका मतलब दोनों सीरीज हैं, दोनों सीरीज को अलग अलग एक्सपेंड कर दो, x की पावर 5 का ही कोएफिशिएंट तो चाहिए आप, कि जी सर बिल्कुल। तो मैंने अगर दोनों सीरीज को एक्सपेंड किया, ठीक है, तो 7c0 पहले में आया माइनस 7c1 2x प्लस 7c2 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7c3 2 का क्यूब एक्स का क्यूब प्लस 7c4 2 की पावर 4 एक्स की पावर माइनस 7c5 2 की पावर 5 एक्स की पावर 5 प्लस 7c6 2 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 7c7 2 की पावर 7 एक्स की पावर 7। ये लो भाई एक एक ब्रैकेट में आ गया, इंटू 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 दूसरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है 7c0 माइनस 7c1 एक्स स्क्वायर प्लस 7c2 एक्स की पावर 4 माइनस 7c3 एक्स की पावर 6 प्लस डॉट डॉट, ठीक है भाई, ऐसा कुछ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर था तो डायरेक्टली 0 एक्स की पावर 0 एंड एक्स की पावर 2 4 6 8 इस तरीके से जाएंगे। अब मैं क्या देख रहा हूं कि भाई ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे फुल टू ऑल फुल, पहला वाला सबके साथ होगा, तो पहले वाले में एक्स की पावर 5 कब आएगा, पहले वाले में एक्स की पावर 5 कब आएगा, कभी नहीं, क्योंकि 7c0 इधर तो एक्स की पावर 5 तो है ही नहीं डायरेक्टली, बिकॉज इधर एक्स की पावर सारे टर्म्स में मेरे पास क्या है बेटा, इवन पावर है, स्क्वायर है, पावर 4 है, 6 है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं आएगा, ठीक है। 2x को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, कि सर इसको ना मैं x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे x की पावर 5 प्राप्त होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि -7c1 इंटू 2 इंटू 7c2 इंटू 7c2 इंटू ये x की पावर 5 आ रहा है, x की पावर 5 मुझे यहां प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ये 2 वाला
कि सर x की पावर 3, उधर तो 3 है ही नहीं तो कहीं नहीं मिलेगा। 3 वाला, हाँ 3 वाला मिल जाएगा ना, x की पावर 3 वाला 2 वाले से प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस का 7c3 2 की पावर 3 इंटू 7c1। अच्छा वहां पर भी माइनस का आ जाएगा ना, माइनस का 7c1। हाँ माइनस का 7c1 आ जाएगा, -7c1। ठीक है बेटा, तो x की पावर 5 हो जाएगा, 3 है 5 है, 2 की पावर 3 5। उसके बाद 4 वाला 1 तो है ही नहीं, 5 वाला, हाँ भाई 5 वाला 0 वाले से मिल जाएगा। तो यह आ जाएगा माइनस का 7c5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 7c0 इंटू x की पावर 5। x की पावर 5 के कोफिशिएंट शायद आपको मिल चुके होंगे टोटल, है ना। तो ये टोटल को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना बन रहा है, लेट्स सी। 7c1 माइनस का 7 बनेगा, 2 इंटू -7 इंटू 7c2 कितना होता है, 7 21, 7c2 विल बी द 21, देयर विल बी 21। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। 7c3 कितना होता है, 7 गुणा 6 गुणा 5/6, 6×6 = 35 होता है। 2 की पावर 3 8, 35 इंटू 7, 7c1 विल बी 7। ठीक है, माइनस 7c5, 7c5 will be 7c2 ना, and 7c2 will be 21, 7c2 will be 21 into 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, और 7c0 तो 1 होता है। ठीक है, कर दो फटाफट से, आप इस पूरे को सॉल्व करके आंसर फाइनलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 14 इंटू 21, और यहाँ पर आ रहा है प्लस 35 इंटू 56 माइनस 21 इंटू 30। ओके, ऑल राइट, ये रहा आपका आंसर, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो बच्चों ये रही कहानी कि भाई अगर x की पावर 5 या कुछ और इसका कोफिशिएंट पूछा जाता है, और एक से ज्यादा बाइनोमियल टर्म्स अगर मल्टीप्लाइड हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर करके केसेस निकाल के आंसर निकालना पड़ेगा। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चंस भी अभी होंगे हमारे पास। नाउ वी विल मूव ऑन दिस। 20c3 प्लस 2 इंटू 19c2 प्लस 3 इंटू 18c1 प्लस 4 इंटू 17c0। तो बेटा अब यहाँ पे एक चीज समझ, यहाँ पे एक छोटी सी बात अभी हम समझेंगे, और वो बात क्या है ऐसे समझते। देखो बात ये है कि NCR -1 प्लस NCR ये क्या, या फिर R और R+1 ले लो, मतलब दोनों में से आप किसी से भी इसको प्रूव कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो भाई इसको प्रूफ को निकालते हैं कि क्या होगा। n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में है, और यहां आ गया n -R+1 फैक्टोरियल, और दूसरा वाला तो R-1 फैक्टोरियल आएगा, प्लस यहां पर भी n फैक्टोरियल आएगा, n -R का फैक्टोरियल आएगा, इंटू R का फैक्टोरियल आएगा। ठीक है जी, हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मैंने बेटा n फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन लिया। अच्छा, नीचे से क्या ले सकते हैं कि सर n -R ले सकते, n -R फैक्टोरियल आप कॉमन ले सकते हो, और दूसरे में R-1 ले सकते हो। ठीक है, जो दोनों में से छोटा है, इन दोनों में ये छोटा था, इन दोनों में ये छोटा है, तो वो बाहर निकाल दो। तो बचेगा क्या, 1 अपॉन पहले वाले में n -R+1 बचेगा, और दूसरे वाले में R बचेगा। देखो क्या बात क्लियर है यहां तक? यस एवरीवन बताइए, क्या यहां तक बात क्लियर है? 1 अपॉन n -R+1 ये इस तरीके से लिख दिया हमने। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो देखो क्या बन रहा है कि सर एलसीएम लेंगे ना,
तो देयर विल बी n प्लस वन, तो ऊपर आ जाएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल, और जब ये वापस मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पर r का ही फैक्टोरियल आएगा। तो ये पता है क्या लिखा है, ये तो n प्लस वन सी आर लिखा है, n प्लस वन सी आर। तो यहां ये वाली चीज, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, n प्लस वन सी आर बना देते हैं, n प्लस वन सी आर बना देते। बताइए यहां कुछ पूछना है किसी को तो बता दीजिए, यहां किसी को भी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। यस एवरीवन, क्लियर है बात? देखो कि हाँ जी सर बिल्कुल एकदम बढ़िया क्लियर है कि जब आप दो एनसीआर और एनसीआर माइनस वन दोनों को मिलाते हो तो आपको याद ऐसे रखना है कि दोनों ऊपर ऐड हो जाएंगे, एक एक बढ़ जाएगा, और इन दोनों में जो बड़ा होगा वो यहाँ आएगा, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो यहाँ आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, है ना, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो ये कैसे सॉल्व होगा इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लें, राइट। अब यहाँ पर 7C0 है, अब देखो लास्ट से शुरू करते हैं, बहुत ही सुंदर बात है। क्या मैं 17C0 को 4 टाइम्स 18C0 लिख सकता हूं? कि हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना। 18C0 प्लस 3 टाइम्स 18C1, है ना, 18C1 हो गया, प्लस 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 2 टाइम्स 19C2 लिखा है, एंड प्लस 20C3 लिखा हुआ है, ठीक है जी। ओके सर, ओके बिल्कुल। तो हमने क्या किया, हमने 3 3 का इन दोनों में पेयर ले लें, इन दोनों में 3 3 का पेयर तो लिया ही जा सकता है, 18 18, कि जी सर बिल्कुल 18 18 में लिया जा सकता है। तो 18C0 को तो ऐसे ही रखा मैंने बेटा, 18C0 को यहां रखा 3 टाइम्स 18C1, और 18C0 में 19C1 हो जाएगा, यस और नो? कि यस सर बिल्कुल, प्लस 2 टाइम्स 19C2 है, प्लस 20C3 है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा कि सर अब एक काम करते हैं अपन, 18C0 है, इसको 19C0 करो और 19C1 का एक पेयर बनाओ, 19C0 और 19C1 का एक पेयर बनाओ, इन दोनों में ट्वाइस पेयर बन जाएगा 19C2 प्लस 19C1 का, ठीक है। ये 3 था तो ये मैंने ऐसे असेंबल कर दिया, 20C3 ऐसे रहे। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे तो सर ये 20C1 बना लेंगे, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 20C2 बना लेंगे 2 टाइम्स, और ये क्या आ रहा है, ये 20C3 आ रहा है। तो ये जो बीच में 2 है ना बेटा, फिर से इसको दो पार्ट में बांट दो, 20C3 प्लस 20C2, एक तो इसको दे दो, और एक यहाँ पे 20C2 को 20C1 के साथ में दे दो। तो ये क्या बनेगा कि सर ये ना 21C3 बनेगा, बड़ा वाला नंबर। इन दोनों में 21C2 बनेगा, दोनों ऊपर सेम हो गए, 3 और 2 में 22C3 बनेगा, बड़ा वाला नंबर। 22C3 विल बी द आंसर, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए यहां पर किसी को कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। बहुत ही सुंदर वाला मामला है भाई ये तो, है कितने आसानी से क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व होता हुआ चला जा रहा है। 1 2 3 4 थे, पीछे से हम सॉल्व करते हुए चले गए, है ना, पीछे से हम सॉल्व करते हुए चले जा रहे हैं, इजीली हमने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। हो गया, लेकिन ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये वाली चीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक हॉकी स्टिक सीरीज आइडेंटिटी जिसे हम बोलते हैं ना, व्हाट इज द हॉकी स्टिक आइडेंटिटी, कि जैसे सपोज हमने क्या लिया यहाँ पर NC0 ले रहे हैं अपन, प्लस NC नहीं N+1, हमने लिया N+1C1, N+2C2, N+3C3, N+4C4, है ना, ऐसे। और सपोज यहाँ N+RCR आ रहा है, तो आंसर क्या है?
तो आंसर क्या आएगा? तो ये हॉकी स्टिक लाइक कि एक हॉकी मार दो और बस खिसकता हुआ चला जाएगा, सब कुछ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से दिमाग लगाते हैं, हम इस पहले टर्म को कन्वर्ट कर देते हैं n+1 C0 में, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ रहे हो आप, NC0 भी 1 होता है, n+1 C0 भी 1 होता है, तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आगे हमारे लिए बहुत फर्क पड़ गया भाई, है ना। हमारे लिए ये हॉकी बहुत तगड़ी काम कर रही है। देखो n+4C4 से लेकर n+RCR, तो बेटा यहां पे थोड़ा सा नजर डालेंगे कि ये क्या आएगा, व्हाट विल बी दिस, कि सर ये आएगा, एक ऐड हो जाएगा n+2, है ना, और दोनों में 0 और 1 में 1 बड़ा, अरे ये दोनों फिर आपस में पेयरिंग कर लेंगे, ये दोनों पेयरिंग करके क्या लाएंगे कि सर ये n+3 ले आएंगे और C में 2 आ जाएगा, ओहो, फिर ये दोनों सर ये अगला बना देंगे, अगला बना देंगे, अगला बना देंगे, अगला बना देंगे, तो अगला 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 R, तो ये आ जाएगा n+R+1CR, क्योंकि बड़ा तो यही R होगा लास्ट वाला। देखो चलते 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 नीचे का R तो सेम रह जाएगा, लेकिन ऊपर एक नंबर बढ़ जाएगा, ये हमें ध्यान रखना होगा बच्चों। क्लियर है बात सभी लोगों को यहां तक? यस और नो फटाफट बता दो, क्या यहां तक बात क्लियर है? चलो, तो ये चीज आ गई हमारे पास। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मिडिल टर्म। अब इस बाइनोमियल में ना एक मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट भी आता है बेटा, मिडिल टर्म फाइंड आउट करने का ना। अब मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है तो देखो कैसे फाइंड आउट करना है, इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि x+a है की पावर n है, ध्यान देना n है, ठीक है। अगर ये n है तो आप कैसे लिखोगे कि सर t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेकर tn, यही लिखोगे? हाँ सर बिल्कुल, t1 t2 t3 t4 t4 tn। कितने टर्म्स हो जाते हैं? नहीं, n+1, टोटल टर्म्स कितने आते हैं? n+1, यहां ऐसे जाते हैं। अगर हमारे पास n है तो ये ऐसे आएगा। अब मैं ऐसे कह रहा हूं कि इफ n इज ऑड, n कैसा है? ऑड है। अगर बेटा n ऑड है, नहीं चलो इवन वाले पहले चलते हैं। सपोज n इज इवन, n इज इवन, तो n+1 क्या होगा? सर ये ऑड होगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो बेटा जब ऑड, क्योंकि मान लो अगर n इवन है तो ये टोटल टर्म्स ऑड हो गए, तो ऑड टर्म का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मान लो 11 टर्म है, 11 टर्म का जो आपको मिड पॉइंट पता है वो कितना होता है? 6 होता है, सब जानते हैं। तो 11 टर्म्स का मिड पॉइंट कैसे होगा? 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दोगे आप, राइट। 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 12/2 6 कर दोगे, है ना। तो मैं भी यही कह रहा हूं आपसे कि n+1 अगर ऑड है तो आप n+1 ये ना +1 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, ये होगा हमारा टर्म n+2 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी मिडिल टर्म, दिस विल बी मिडिल टर्म, ठीक है। ये हो गया मिडिल टर्म। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लो n इवन दिया हुआ है तो मैं n+E1 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, n+E1 डिवाइड बाई 2। इफ n इज इवन, the one middle term is equals to tn+2 डिवाइड बाई 2। कौन से नंबर का टर्म? n+2 डिवाइड बाई 2 वाला चाहिए मेरे को, n+2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये पहला हो गया, दूसरे पे आते हैं। इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, तो बेटा n+1 कितना हो गया? कि सिर्फ इवन हो गया, तो ना इवन हो गया। तो इवन वाले में मान लो तुम्हारे पास टोटल टर्म 10 है, तो 10 वाले में मिड टर्म कौन कौन सा होता है? 5 और 6 होते हैं। 5 कैसे आता है? डायरेक्टली 10/2 करने से आता है। तो बेटा अगर n+1 इवन हो गया ना, तो एक तो n+1 डिवाइड बाई 2 से ही आ जाएगा, और एक n+3 डिवाइड बाई 2 से आएगा। इसमें +1 करोगे इसी में, तो ये बन जाता है। तो मेरे पास ये दो टर्म आते हैं जब हमारा टोटल टर्म्स इवन हो। तो n जब ऑड होगा तो टोटल टर्म्स इवन हो जाएंगे, तो 2 मिडिल टर्म कौन कौन सा? n+1 डिवाइड बाई 2 और tn+3 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी 2 टर्म्स, राइट, दिस विल बी 2 टर्म्स।
क्लियर है बात? क्लियर है बात? यस और नो बताइए भाई। मेरे हिसाब से यहां तक बात सभी लोगों को क्लियर होगी, मिडिल टर्म की बात है। तो चलो इसी बात पे अब मिडिल टर्म के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए जाते हैं। मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस 1/x की पावर 2n दिया हुआ है। 2n मतलब इवन पहले दे दिया उसने ना, इवन दे दिया, तो ये तो और अच्छी बात है। इवन वाले में तो हमें पता है कि इवन में 2 जोड़ देते हैं ना, तो हम ये जानते हैं कि t टोटल टर्म्स 2n है प्लस 2 डिवाइड बाई 2 विल बी मिडिल टर्म, राइट? दिस विल बी मिडिल टर्म। तो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो tn प्लस 1 विल बी मिडिल टर्म। यहाँ सर बिल्कुल, तो 2n c r प्लस 1 में r आ जाता है यहाँ पे, तो n आ जाएगा, ठीक है? और x की पावर n आएगा और 1 अपॉन x की पावर भी क्या आ जाएगा, n। तो x से x तो कट जाएगा, तो 2n होगा बेटा। मिडिल टर्म कौन सा होगा इसमें? 2n होगा। चलो तो 2n को आगे हम देखते हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं अपन इसको, कि सर 2n फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा ये तो जी। ये लो भैया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू से लेकर 2n तक जाएगा ये? जी सर बिल्कुल। नीचे ऐसे ही रहने दो, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, नीचे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब बेटा ऊपर का जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना 2n का, उसमें मैंने ना अलग अलग कर दिया, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अलग अलग कर दिया, दैट इज 2n माइनस 1। ऑड अलग कर दिए, एंड इवन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट 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 2n हमने अलग कर दिए। क्लियर है? कि हाँ सर बिल्कुल, ये अलग कर दिए, इवन और ऑड अलग कर दिए हैं, एंड n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल कर दिया। ठीक है? हाँ यस सर बिल्कुल हमने कर दिया। अब क्या करें, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें से 2 2 2 2 2 2 कॉमन निकाला। देखो 2 4 6 8 में से अगर आप 2 2 2 कॉमन निकालते हो तो 2 की पावर n बाहर आएगा, यस और नो? जी सर बिल्कुल, 2 की पावर n जो है ना वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 बचेगा, 2n माइनस 1 यहाँ तक बचेगा, डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 n तक बचेगा, और नीचे भी n फैक्टर लिखा है। तो बेटा ऐसा करने से ना ये तो कट गया, ये तो कट गया। तो देखो अब हमें यही बताना, ये ना ये 2n नहीं है, यहाँ 2 की पावर n है, 2 की पावर n। तो ये भाई देखो, ये ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि हाँ सर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सभी को बात क्लियर है? डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट, परफेक्टली मैच हो रहा है कि जी सर बिल्कुल मैच कर रहा है। अब क्या करें, अब हमारे पास यहाँ पर जो बचा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ना, अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो 2 की पावर n बचे हुए हैं इनको ना, इनको, ये भी तो n टर्म्स हैं, इनको दे देते हैं। तो पहले को एक 2 देंगे तो 2 आएगा, दूसरे को 2 देंगे तो 6 आ जाएगा, तीसरे को एक 2 देंगे तो 10 आ जाएगा, अगले को देंगे तो 14 आ जाएगा, और लास्ट वाले को 2 दोगे तो 4n माइनस 2 आ जाएगा। और डिवाइड में तो n फैक्टोरियल लिखा ही है। ओहो, बी ऑप्शन इज द आल्सो करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर बच्चों बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई ठीक है, ये जो 2n का फैक्टोरियल था डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, अगर मैं स्टार्टिंग के n फैक्टोरियल कट कर दूं तो ऊपर है ना n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 से लेकर कहां तक का मल्टीप्लीकेशन बचेगा, ये मल्टीप्लीकेशन बच जाएगा। स्टार्टिंग के n तक का ना, n तक का फैक्टोरियल मैंने नीचे एक n फैक्टोरियल से कट कर दिया तो ये बचेगा। अब नीचे वाला जो n फैक्टोरियल ऐसे 1 2 3 लिख रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, n प्लस 1 के नीचे 1 ले लिया, n प्लस 2 के नीचे 2 ले लिया, n प्लस 3 के नीचे 3 ले लिया, से लेकर है ना 2n के नीचे n ले लिया। लो भाई बात समझ में आई क्या? देखो n लास्ट 2n ना, हाँ n प्लस है, 2n ही तो है,
देखो भाई, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इस वाले क्वेश्चन का जो मिडिल टर्म था, जो कि 2NCN आया, 2NCN इतनी चीजों के बराबर हो सकता है। कई बार ये चीजें अगर याद ना हो तो हम फंस सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारे पास क्लियर। एंड एक और क्वेश्चन आज का हम कर लेते हैं फटाफट से, बस लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज हमारा। ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 7 टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा, ये तो बेटा हमारा शायद अभी हमने किया था क्वेश्चन, ये ना, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने पेपर में डिस्कस किया था, राइट, कि 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो T7 क्या आया था, T7 ये आया था NC6, ठीक है। एंड 2 की पावर 1/3 आएगा, 2 की पावर 1/3 की पावर n-6 आ गया था, एंड 3 की पावर -1/3 की पावर 6 आ गया था, सही है। और दूसरा वाला टर्म 7 टर्म फ्रॉम एंड, तो n-7 + 2 हमने ये वाला टर्म लिया था, तो NCn-6 आया था यहाँ पर। एंड यहाँ पर 2 की पावर 1/3 की पावर 6 आ गया था, एंड 3 की पावर -1/3 की पावर n-6 आ गया था, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो आई थिंक वहां पे n कुछ हमारा आंसर आ गया था, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। चलो ठीक है भाई, ओके एवरीवन, यहाँ तक काफी है आज के लिए। कल हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम क्लास को एंड कर रहे हैं यहीं पे, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।